Unacademy. Let's crack it. So, hello everyone, I'm Shivam Karthikeyan Atal. I secured an All India rank of 74 in GATE 2021 in the branch of Civil Engineering. Talking a brief about my educational background, I pursued my BTech from IIT Delhi. I completed it in the year 2020 itself. So today I have with me Arpit Gupta, who will now introduce himself. So over to you, Arpit. Hello everyone, my name is Arpit Gupta and I secured All India rank 84 in Civil Engineering of GATE 2021 paper. I completed my BTech in Civil Engineering from IIT Lucknow in year 2020 itself. Currently, I am pursuing my MTech in Structural Engineering from IIT Roorkee. Thank you. So today both of us are here for a Battle of Brains. ये एक सीरीज है जो अकेडमी ने स्टार्ट किया है, जिसमें हम दोनों एक दूसरे से एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछेंगे वन बाय वन एंड देखते हैं किसको कितना याद है और किसकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है. सो हु शुड वी बिगिन विद? चालू करने से पहले मैं ये बता दूं, गेट के पेपर के बाद मैं आउट ऑफ टच हूं बिल्कुल भी सिलेबस. मैं भी आउट ऑफ टच हूँ, दोनों आउट ऑफ टच है. एक दो महीने से ज्यादा कुछ पढ़ाई हुई नहीं है. चलो देखते हैं कितना रिटेन है. ठीक है, तो किसके साथ स्टार्ट करें? कौन पूछा? पहला क्वेश्चन आप पूछिए, आपकी रैंक बेहतर है मेरे से. अच्छा चलो पहले बताओ, कोई 3 सब्जेक्ट बताओ तुम, उससे पूछेंगे अपन. ऐसा करते हैं, 2-2 या 3-3 क्वेश्चन रखेंगे. 3 सब्जेक्ट कौन से रखें, म्यूचुअली डिसाइड कर लेते हैं. सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बात करें तो बेसिक तो सोम तो जान है सिविल इंजीनियरिंग की बेसिक. वो तो सबके कॉमन हो गई. फ्लूइड रख लेते हैं. हाँ सही है. और हाई वेटेज सब्जेक्ट रख लेते हैं, कोई सॉइल टाइप. हाँ चलो सॉइल तो काफी पूछा जाता है. ठीक है, तो सॉइल और फ्लूइड. फिर बाकी आगे देखते हैं, कुछ अगर टाइम मिला तो. हाँ टाइम परमिट करता है अपन को तो. तो चलो फिर आई विल पिक इन. अच्छा सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, आउट ऑफ टच है काफी. सबसे पहले डिफाइन हुक्स लॉ, ठीक है, और इसके साथ में इंजीनियरिंग स्ट्रेस और नॉमिनल स्ट्रेस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है. हुक्स लॉ हमें क्या कहता है? हुक्स लॉ ये कहता है कि यूनी एक्सियल लोडिंग के कंडीशन में जो स्ट्रेस है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए स्ट्रेन के. पर इसमें कुछ अजम्पशन रहते हैं कि जैसे जो मटेरियल है वो लीनियरली इलास्टिकली वेरिंग होना चाहिए और होमोजीनियस होना चाहिए और आइसोट्रोपिक होना चाहिए. और बाकी हुक्स लॉ यही है. और जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो कांस्टेंट टर्म है वो हुक्स लॉ से ही आता है, जो हम स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिखते हैं. एंड सेकंड क्वेश्चन आपने क्या पूछा था? इंजीनियरिंग स्ट्रेस और नॉमिनल स्ट्रेस के बीच में डिफरेंस. इंजीनियरिंग स्ट्रेस नॉमिनल स्ट्रेस के बीच में डिफरेंस ये है कि जो हम जैसे माइल्ड स्टील कर्व जो होता है वो हम जब उसको बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, जब उसमें टेस्टिंग करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस टेस्टिंग, तो हम क्या होता है कि एरिया जो है वो कांस्टेंट रखते हैं. तो उस केस में क्या होता है कि जो हम लोड लगाते हैं तो जो स्ट्रेस आता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है. अगर हम एरिया कांस्टेंटली जो थ्रू आउट इनिशियल एरिया जो रहता है उसको अगर कांस्टेंट रखते हैं तो वो हमारा जो होता है वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस होता है. पर अगर हम उसको जब वो टेंसाइल होता है, जब वो खिसता चले जाता है मटेरियल, तो उसका जो एरिया है वो कम होता चले जाता है. अगर हम उस एक्चुअल एरिया के कंपैरिजन में ड्रॉ करें कर्व को तो वो हमारा ट्रू स्ट्रेस आता है निकल के, जिसको हम नॉमिनल स्ट्रेस भी कह सकते हैं. तो ये डिफरेंस होता है बेसिकली इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस में. एरिया का डिफरेंस है बस, बाकी पूरा सेम है. चलो यार याद तो काफी है अच्छे से. बढ़िया. चलो तुम्हारी बारी, तुम पूछो कोई सॉन्ग से क्वेश्चन. सोम से मैं पूछूं तो आप ये बताइए कि व्हाट इज क्रीप एंड ऑन व्हाट फैक्टर क्रीप इज डिपेंड एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम रिलैक्सेशन. अच्छा रिलैक्सेशन से डिफरेंस भी. अच्छा देखो, क्रीप की सबसे पहले बात करते हैं तो बेसिकली अपन उसको ऐसे समझ सकते हैं कि स्ट्रेस अपने पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट लोडिंग है बेसिकली. तो कांस्टेंट लोडिंग पे क्या होता है ना कि विद टाइम तुम्हारा डिफॉर्मेशन बढ़ता रहता है. परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है एक तरीके से. रिकवरी भी होती है, क्रीप रिकवरी, वो अलग टर्म है, वो चलो अभी डिस्कस नहीं करेंगे इसमें. बट एक तरीके से परमानेंट सेट होता है क्रीप, ठीक है, अंडर कांस्टेंट लोडिंग. फैक्टर्स की अपन बात करते हैं जिन पे डिपेंड करता है, जैसे कि मैग्नीट्यूड कितना है लोड का, ऑब्वियसली ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ही होगा. टाइप ऑफ लोडिंग पे डिपेंड कर जाता है, स्टैटिक है, डायनेमिक है. टाइम या एज ऑफ लोडिंग जो कहते हैं अपन, ज़्यादा टाइम तक लोड रहेगा तो ज़्यादा क्रीप आएगा उसमें. और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है.
बिकॉज टेम्परेचर से क्या होता है ना, जैसे हायर टेम्परेचर पे जाते हैं, एलिवेटेड टेम्परेचर्स पे अपन जाते हैं, तो इट कॉजेज ग्रेटर मोबिलिटी इन एटम्स। तो एटम्स क्या होता है, इट रिजल्ट्स इन कोलिजन बिटवीन एटम्स। कोलिजन जैसे ही होता है तो जो इलास्टिक मॉडुलस होता है वो रिड्यूस हो जाता है उसका, मटेरियल का। तो रिजिडिटी उसकी कम हो जाती है। तो क्रीप अब परमानेंट, अब डिफॉर्मेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, डिफॉर्मेशन बढ़ जाती है बेसिकली। अब रिजिडिटी कम हो जाएगी तो डिफॉर्मेशन बढ़ जाएगी। तो इसलिए टेम्परेचर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कुछ कुछ डिज़ाइंस में। जैसे अपन बात करते हैं इंजन्स ले लो या फर्नेस वगैरह के डिज़ाइन करते हैं जहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है, तो उनमें अपन को क्रीप को कंसिडर करना पड़ता है काफ़ी करने के लिए। और स्ट्रेस रिलैक्सेशन बुर्ज से, खलीफा भी हम देख सकते हैं। हाँ, और स्ट्रेस रिलैक्सेशन का तुमने जैसे पूछा, तो इससे अपन कंपेयर करते हैं इसको, तो जस्ट उल्टा एक तरीके से। जैसे ऐसा समझ सकते हैं, दो पोल है अपने पास, वायर बंधा हुआ है, इलेक्ट्रिकल वायर जो होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स अपने। तो विद टाइम अपन नोटिस करते हैं कि पहले तो थोड़ा स्ट्रेट से रहते हैं हल्के से, बट विद टाइम वो सैग करते जाते हैं, ये हो जाता है। तो बेसिकली होता यही है कि स्ट्रेस जो होता है वो वायर में ग्रेजुअली डिमिनिश करता रहता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि स्ट्रेस रिलैक्सेशन इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ क्रीप। तो इस तरीके से इंटर रिलेटेड बोल सकते हैं, और ये डिफरेंस है। वेल आंसर, इंटरव्यू वाला आंसर दे दिया आपने तो। चलो, अच्छा इंटरव्यू आके देंगे तो उसके लिए प्रिपरेशन भी हो जाएगी। अच्छा चलो, नेक्स्ट मैं तुमसे पूछता हूँ, है ना। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस मोर सर्किल वाला चैप्टर याद तो हो गई। इम्पोर्टेंट है, हर साल एक क्वेश्चन फिक्स है उससे। हाँ, तो स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला बता दो, चलो ऐसा करें। सिग्मा यहाँ का, पे एक बात अच्छा करना सिग्मा, चाहूंगा, हाँ हाँ हाँ, जैसे हाँ बोलो बोलो, आप बोलो क्या कह रहे हैं। नहीं नहीं, बोला तुम बता। जैसे स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन के जो फॉर्मूले होते हैं ना, उसमें कंफ्यूजन बहुत रहता है लोगों को कि एंगल कहाँ से लेना है, वर्टिकल लें कि हॉरिजॉन्टल से एंगल लेना है, कहाँ से एंगल लेना है। सही तो बात है। मैं फिक्स कर रखा है कि जैसे अब जैसे मान लीजिए आप कोई एलिमेंट कंसीडर करते हैं जिसपे सिग्मा एक्स नॉर्मल फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, नॉर्मल फोर्स इन वाई डायरेक्शन, इन शियर फोर्स लग रही है एक्स वाई प्लेन पे। तो आप उसका अगर कोई प्लेन लेते हैं जो कि थीटा जो है वो हमेशा कन्वीनियंट रहता है कि आप वर्टिकल से मेजर करें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर आप उसको निकालते हैं प्लेन पे, उसकी लोकल एक्सिस जो एक्स डैश और वाई डैश जो बन के आती है, अगर उस पर आप नॉर्मल स्ट्रेस निकालें सिग्मा एच डैश, वो आपका आएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। और नॉर्मल स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन देखेंगे आप लोकल एक्सिस की में, तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा माइनस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। और आप अगर शियर स्ट्रेस की बात करेंगे तो वहां पे फॉर्मूला बन के आता है माइनस इन ब्रैकेट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा। चलो, क्वेश्चंस भी काफी याद है यार। ये इक्वेशन तो यार बेसिक है, ये ये तो तो वैसे, हर हाँ सिविल इंजीनियरिंग को पता होना चाहिए। सही बात है, ये तो हर जगह हर एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में आ ही जाता है एक आध क्वेश्चन। हाँ, हम लोग हर साल एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन से। हाँ नहीं, सही बात है। बीएड ले लो, ईएस ले लो, सब में आ ही जाता है भर के। ईएस में भी आता है, काफी आता है। सही बात है। अच्छा चलो, तुम्हारी बारी। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं अगर, तो मैंने आपसे एक ये क्वेश्चन लगा था कि बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है हमारा बीम में, बेंडिंग स्ट्रेस रिलेटेड, तो ये बताइए आप कि क्रॉस सेक्शन वाइज अगर हम देखें तो विच बीम इज मोर एफिशिएंट इन रेजिस्टिंग बेंडिंग स्ट्रेस प्रोवाइडेड बोथ हैव द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया। लाइक स्क्वायर इन सर्कल जो है, सर्कुलर सेक्शन में स्क्वायर सेक्शन है, अगर हम उसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रखते हैं तो कौन सा ज्यादा एफिशिएंट है बेंडिंग स्ट्रेस को रेजिस्ट करने के लिए। ये प्रॉपर इंटरव्यू वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम। अच्छा इस आईआईटी में हो। तरीके अच्छा तो इसको है ना, इस तरीके से देखते हैं कि जब अपन बीम की डिजाइन करते हैं, तो बीम को अपन डिजाइन करते हैं टू रेजिस्ट बेंडिंग स्ट्रेसेस। ठीक है। तो और बेंडिंग स्ट्रेस डिजाइन करने के लिए अपन बिगिन करते हैं बीम की डिजाइनिंग बाय कंसीडरिंग द रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस, कि रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस कितना चाहिए।
उससे ज़्यादा ही रखते हैं अपन हमेशा, उससे कम रखेंगे तो फिर उतना वो ले नहीं पाएगी मोमेंट वगैरह, स्ट्रेस वगैरह, तो मतलब नहीं है, तो उससे ज़्यादा रखते हैं। अब बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है अपना, सॉरी, बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है, हाँ, अलावेबल बेंडिंग स्ट्रेस, क्योंकि जब अपन सेक्शन मॉडुलस की बात करते हैं तो एम मैक्स बाय सिग्मा अलावेबल जो इक्वेशन होती है इसकी, तो अलावेबल बेंडिंग स्ट्रेस होता है, वो डिपेंड करता है प्रॉपर्टी जो होती है मटेरियल की, उस पे काफ़ी डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ, तो अपन जैसे तुमने पूछा स्क्वायर क्रॉस सेक्शन और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के बारे में, ठीक है, तो दोनों का एरिया सेम है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया से तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेक्शन मॉडुलस आई बाय वाई अपन जो लिखता है, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, बेसिकली रेजिस्टेंस टू एंगुलर डिफॉर्मेशन, ये कह सकते हो तुम्हें, ठीक है, मतलब रोटेट नहीं होना चाहिए, उसको प्रिवेंट करना चाहिए। तो होता क्या है कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में जो मास होता है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सेंटर के पास में ज़्यादा एज कम्पेयर टू पेरीफेरी। और जब बेंडिंग स्ट्रेस का अपन को डायग्राम पता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन पता है, न्यूट्रल एक्सिस के पास तो ऑलमोस्ट जीरो ही मानते हैं अपन तो, और जैसे जैसे एक्सट्रीम फाइबर्स पे जाते हैं मैक्सिमम होता है। तो सर्किल में क्या, एक्सट्रीम फाइबर्स पे स्ट्रेस तो मैक्सिमम लग रहा है, बट मास वहाँ पे कम है, तो वो इतना एफिशिएंट नहीं होता रेजिस्ट करने में। स्क्वायर क्रॉस सेक्शन में क्या होता है कि मास जो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है मोर नियर द पेरीफेरी, और वहीं पे अपन को जरूरत है क्योंकि वहीं पे बेंडिंग स्ट्रेस ज्यादा है। तो इस वजह से वी प्रेफर गोइंग फॉर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एज कम्पेयर टू सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इन केस ऑफ बीम्स। लग रहा है कि IIT से बात हो रही है। अरे तो वो तो दोनों ही है। मेरी एमटेक चल रही ना पर। ये चलो अच्छा है। अच्छा, अब नेक्स्ट किसका रखें, फ्लूइड, फ्लूइड रखें, फ्लूइड देख लेते हैं। फ्लूइड देखते हैं ना। तो चलो फ्लूइड का क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे, क्या क्या पूछ सकते हैं फ्लूइड में। अच्छा, बताओ विस्कोसिटी और टेम्परेचर, इसके बीच में रिलेशन बता दो, मतलब लिक्विड्स और गैसेस दोनों के लिए। लाइक थोड़ा रिकॉल करने दो। हाँ, हाँ आराम से। विस्कोसिटी हमारे पास दो टाइप की होती हैं, जैसे काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड डायनामिक विस्कोसिटी, दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया हैं। पहले अगर मैं लिक्विड के केस में बात करूं, तो लिक्विड के केस में क्या होता है, जो हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है वो टोटली डिपेंडेंट होती है कोहेजन पे, जो कोहेजन फोर्स लगती है उस पर। तो हमारे लिक्विड में क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है ना तो कोहेजन फोर्स कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी कम हो जाती है। तो इसी वजह से आप देखते होंगे सर्दियों में जो होता है वो कैपिलरी इफेक्ट ज़्यादा होता है प्लांट्स में और उनमें, क्योंकि वहाँ कोहेजन कम हो जाता है। वो विंटर में कोहेजन बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ने के संग कोहेजन कम होता है, तो टेम्परेचर कम होने के संग कोहेजन बढ़ता है, तो वहाँ कैपिलरी इफेक्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि विस्कोसिटी बढ़ जाती है, तो सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा हमारा। और अगर हम गैस की बात करें तो गैस में जो विस्कोसिटी होती है वो मॉलिक्यूल की रैंडमनेस की वजह से होती है। जो मॉलिक्यूल मूवमेंट कर रहे होते हैं जिगजैग मैनर में, जो भी होती है, जो उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो बोलते हैं हम, उस पर डिपेंड करती है हमारी। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं उस केस में, गैस के केस में, तो वहाँ पे जो उनकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है वो बढ़ जाती है, जो कि हमारी प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट टी के। तो उस केस में, गैस के केस में विस्कोसिटी बढ़ जाती है हमारी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करें तो लिक्विड के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे विस्कोसिटी कम होती है, गैस केस में बढ़ जाती है। और वहीं अगर हम डायनामिक विस्कोसिटी पे आते हैं तो वो होती है हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो भी है। तो लिक्विड के केस में टेम्परेचर का कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ता डेंसिटी पे। तो जो जो इफेक्ट काइनेमेटिक विस्कोसिटी का डायनामिक विस्कोसिटी के संग रहता है टेम्परेचर का, वो सेम रहता है, क्योंकि डेंसिटी इफेक्ट नहीं होती लिक्विड की टेम्परेचर की वजह से। पर जो डेंसिटी गैस की होती है, गैस की डेंसिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। तो हमारी जो डायनेमिक विस्कोसिटी होती है गैस में, वो प्रोपोर्शनल टू रूट टी थी, अब वो 1/t और हो गई, तो वो प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2 हो जाती है। तो उस केस में भी काइनेमेटिक विस्कोसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने के संग गैस के केसेस में। तो मेनली ये होता है पूरा, जो अगर देखें तो हम अपना पूरा टेम्परेचर का इफेक्ट विस्कोसिटी के साथ। ये तुमने काफी ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया यार, काफी डीप, इतना मेरे को नहीं पता था।
मेरे को नॉर्मल रिलेशन थोड़ी पता था अच्छी दोनों है। के बीच में। लग रहा है एमटेक का आंसर लग रहा है। चलो ठीक है। अब तुम कोई पूछो फ्लूइड से। मैं आपसे पूछूं अगर क्या पूछें। चलिए आप कैविटेशन का डिफाइन करिए, कैविटेशन क्या होता है, उसका क्या फिनोमेना है, और जैसे अगर हम बात करें कि जो पिटिंग फिनोमेना होता है जो कैविटेशन की वजह से होता है, वो कहाँ कहाँ पर रिजल्ट होता है, मतलब क्या रिजल्टिंग फिनोमेना उसका, मेनली कैविटेशन पे बात करिए। तो चलो तुमने इतना अच्छा से समझाया तो मैं भी ट्राई करता हूँ। है ना। तो कैविटेशन की अपन बात करते हैं। अच्छा मैं सब मतलब नॉर्मल समझ है, कैविटेशन और वेपर प्रेशर ना बहुत कंफ्यूजिंग रहते हैं, कई बार समझ ही नहीं आते इजीली क्या है कैसा है। तो मेरे को जैसे समझ आया और मैंने जैसे समझा उस हिसाब से बताता हूँ। ऐसा इमेजिन कर सकते हो, मान लो एक बोल है पानी का, ठीक है। अब अपन को पता है कि वेपर प्रेशर तो क्या होता है, मतलब वेपर्स और लिक्विड सेम दोनों स्टेट में वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से देखना है कि ऐसा ऐसा समझ लो कि वेपर्स वेपर प्रेशर जो है वो ऊपर की साइड वेपर्स जा रहे हैं और प्रेशर लगा रहे हैं। एटमॉस्फेयर जो है एक शील्ड मान लो, एक एटमॉस्फेयर है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे लगा रहा है, ठीक है। तो जैसे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो अपनी क्या बॉइलिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि अभी तक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको दबा के रख रखा है। अब वेपर्स हैं उनका प्रेशर ज्यादा हो गया तो बॉइलिंग स्टार्ट, या उल्टा भी हो जाता है, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर अपना वेपर प्रेशर के जितना गिर गया तो भी बात सेम ही होगी, तो भी क्या बोलते हैं बॉइलिंग होने लग जाएगी। बॉइलिंग स्टार्ट। हाँ, तो ये वेपर प्रेशर का फिनोमेनन है। तो अब होता क्या है, जैसे मान लो लिक्विड फ्लो कर रहा है तो किसी रीजन में जाता है जहाँ पे बहुत प्रेशर कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बहुत ज्यादा कम गिर गया, इतना कम हो गया कि वो वेपर प्रेशर के बराबर हो गया, तो अब बॉइलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वेपर पॉकेट्स या वेपर बबल्स भी कहते हैं अपन को, वो फॉर्म होते हैं। तो अब लिक्विड फ्लो कर रहा है सीधे सीधे, वो बबल्स फॉर्म हो गए, लिक्विड में ही है अभी। तो जैसे जैसे फ्लूइड फ्लो करते हुए आगे जाएगा और किसी हाई प्रेशर रीजन में पहुंचेगा, ठीक है, तो वो क्या होता है वापस से हाई प्रेशर हो गया, तो वापस लिक्विड वो कंडेंस कर जाएगा पूरा, तो वेपर्स क्या हो जाते हैं, वो बर्स्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि थोड़ी देर बाद हो फ्लो में, पहले भी हो सकता है। मान लो जहाँ पे वेपर बने वहीं पे एक मोमेंटरी लोकल इंक्रीज हो गया प्रेशर में एकदम से, तो वहीं पे कोलैप्स कर जाएंगे। तो ये जो कोलैप्स कर जाता है ना, तो वहाँ पे कैविटी रह जाती है, बबल है कोलैप्स कर गया कैविटी रह गई। और जो सराउंडिंग फ्लूइड होता है ना, द सराउंडिंग फ्लूइड इट जस्ट रशेज इन टू फिल दैट कैविटी। तो इस फिनोमिनन को अपन बोलते हैं कैविटेशन, क्योंकि कैविटी बन गई। तो इसकी वजह से होता क्या है ना अपने ड्यू टू जैसे, द वैक्यूम फॉर्म, हाँ ड्यू टू द वैक्यूम फॉर्म। वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। हाँ, तो इससे होता क्या है ना कि मान लो जैसे कोई बाउंड्री सरफेस पास में है, तो अब कैविटी बन रही है, बबल्स बन रहे हैं और फिर कोलैप्स कर रहे हैं, कैविटी बन रही है। तो बार बार जैसे कोलैप्स करते हैं बबल्स तो वाइब्रेशन से वो वेव्स निकलती है, और वेव्स जैसे कोई बाउंड्री सरफेस है पास में तो उनको जाके हिट करती है। तो ऑल्टरनेटली क्या होता है कि वो स्ट्रेस हो रही है रिलीव हो रही है, स्ट्रेस हो रही है रिलीव हो रही है, बाउंड्री सरफेस की बात कर रहे हैं। तो ये एक फटीग वाली साइकिल हो जाती है। तो इस वजह से क्या इरोजन होने लगता है उस सरफेस का। तो इस फिनोमिनन को अपन बोलते हैं कैविटेशन फिटिंग। वो कैविटेशन पता था पर फिटिंग का नहीं पता था कि फिटिंग का क्या फिनोमेना होता है। आई ये होप पता समझ थे बस्ट होते अच्छे से हैं आगे समझाया। जाके बाउंड्री से जाके, पर फटिंग फटीग कंडीशन बनती है वगैरह ये सब अच्छा बढ़िया तरीके से समझा आपने। चलो बढ़िया है भाई, अच्छी चलिए। बात है। अच्छे से समझ आया तो। अच्छा चलो नेक्स्ट मैं तुमसे पूछता हूँ, है ना, फ्लूइड का ही है। अच्छा हेड लॉस बताओ क्या होता है लैमिनार फ्लो में, पाइप्स के केस में। जनरली जो हमारे हेड लॉस रखते हैं वो FL V²/2GD रहता है। इसमें ये F का ही रहता है कि फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट रहता है, वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं रहता, मतलब फ्रिक्शन फैक्टर रहता है जो हम फैक्टर। F को बोलते हैं, जो 4F' के बराबर होता है। कई बार मेरे क्वेश्चन कई बार गलत हुए हैं टेस्ट सीरीज में, हाँ ये मेरे कि जो भी हुआ कोफिशिएंट ऑफ है। फ्रिक्शन देता है फ्रिक्शन फैक्टर मान के कर देते हैं, तो वो ध्यान रखना है कि वो FL V² दो टू होते जी हैं ना, डी एक क्या रहता है होता वहाँ है, पे। एक डार्सी बीचबैक यूज करते हैं और दूसरा क्या होता है जो इसके F/4 होता है, क्या हाँ नाम होता है, कुछ भूल रहा हूँ इसके बारे में। अच्छा तुम कंटिन्यू हाँ करोगे। एकदम। और फिर अगर लेमिनार के केस में बात करें तो जो
जो हमारा ये फॉर्मूला जो होता है FL_2GD, ये लेमिनार टर्बुलेंट दोनों के लिए वैलिड है। तो अगर हम लेमिनार फ्लो की बात करें पाइप फ्लो में, तो वहाँ पे जो हमारा फ्रिक्शन फैक्टर रहता है वो 64 अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर हो जाता है। अगर हम उसको ट्रांसफर करते हैं ऊपर वाले फॉर्मूले में जो FL_2GD है, तो वो हमारा बन के आता है 32 म्यू VL अपॉन रो जी डी स्क्वायर। ये हमारा लेमिनार फ्लो की कंडीशन में बन के आता है ये फॉर्मूला। नहीं तो बेसिकली मैं इतने फॉर्मूले याद नहीं रखता, सीधा सीधा फॉर्मूला FL_2GD, लेमिनार कंडीशन में फ्रिक्शन फैक्टर होता है 64 अपॉन RD, लगाओ निकालो आंसर। मैंने भी ऐसे याद करा है, टर्बुलेंट मैंने के केस में भी होते हैं। हाँ हाँ टर्बुलेंट के केस में ज्यादा फ्रिक्शन फैक्टर खतरनाक हो जाता है, और अपने कोफिशिएंट मेरे को याद नहीं है क्या होता है। हाँ स्मूथ पाइप के लिए अलग, रफ पाइप के लिए अलग, बहुत फॉर्मूले हैं भाई सिविल इंजीनियरिंग में। हाँ सही बात है। वो तो याद किया भी नहीं मैंने, वो तो कॉम्प्लिकेटेड सा है थोड़ा। चलो ठीक है। बढ़िया। अब जैसे आप बताइए फ्लूइड में न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड तो सुना ही होगा, पढ़ा होगा, पहले चैप्टर में आता है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में। हाँ तो डिफरेंट टाइप्स के आप नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बताइए कौन कौन से होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स एक्सप्लेन करना है, बताना है खाली? मर्जी है आपकी, बताइए, अच्छा नाम चलो, बता दीजिए खाली। अच्छा नाम बता देता हूँ सारे सिर्फ, है ना। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स जैसे अपने पास होते हैं यार, सूडोप्लास्टिक, ठीक है, डाइलेटेंट। अच्छा थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ, सूडोप्लास्टिक अपन उनको शेयर थिनिंग बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका फ्लो बिहेवियर इंडेक्स जो होता है <<1 होता है। डाइलेटेंट शेयर थिकनिंग होते हैं, शेयर के साथ थिकन होते हैं, जैसे जैसे डिफॉर्मेशन रेट बढ़ेगी थिक होते जाएंगे, n greater than 1 होता है। देन अपने पास आते हैं बिंगम प्लास्टिक, या जो आइडियल प्लास्टिक होते हैं अपने पास, मतलब बिहेव करते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह ही, बट एक पर्टिकुलर लिमिट क्रॉस करनी पड़ती है शेयर स्ट्रेस की, फिर वो एकदम स्ट्रेट कर्व पर्टिकुलर रहेगा। स्ट्रेस देना पड़ता है उनको। हाँ जैसे टूथपेस्ट वगैरह हो गई, क्रीम वगैरह हो गई, वैसे तो रहेंगे आराम से, एक ही जगह पे रहते हैं, फैलते नहीं है, तो वही तरीके से, बट थोड़ा सा लगाते हैं तो हो जाता है। फिर अपने पास आता है थिक्सोट्रोप थिक्सोट्रोपिक, हाँ थिक्सोट्रोपिक आता है, जिसका जो अपेरेंट विस्कोसिटी की अपन जब बात करते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के टर्म्स में, तो वो डिक्रीज होती है विथ टाइम अंडर अ कांस्टेंट अप्लाइड शियर स्ट्रेस। सेम शियर कांस्टेंट लगा रखा है, वो विथ टाइम डिक्रीज होती रहेगी उसमें अपेरेंट विस्कोसिटी, ठीक है, जैसे पेंट्स वगैरह हो जाते हैं अपने। और फिर आता है रियोपेक्टिक, इसका जस्ट अपोजिट, एक कांस्टेंट शियर स्ट्रेस पे विद टाइम इंक्रीज करती रहेगी, जैसे जिप्सम पेस्ट वगैरह जो होते हैं अपने। बहुत हो गया फ्लूइड, सब्जेक्ट फ्लूइड, चेंज करें। हाँ ज्यादा हो गया फ्लूइड। कौन सा टॉपिक अपन ने करा था इसके बाद में? आर आरसी तो कभी नहीं करे। सॉइल करें, सॉइल। हाँ सॉइल का करते हैं, सॉइल का चलो। चलो मेरी टर्न है ना पूछने की। सिंपल सा पूछना यार, सॉइल बहुत बड़ा है। आने सिंपल से पूछेंगे, टेंशन मत लो। सबसे ज्यादा फॉर्मूला मेरे ख्याल से सॉइल में ही है। हाँ यार सॉइल में ये तो है, बहुत ज्यादा फॉर्मूला है सॉइल में, वो मुश्किल होता है, वो रिवाइज करते हैं बार बार तभी याद होता है, ऐसे एक बार रट लोगे तब तो नहीं होगा। वो तो है। अच्छा चलो ये बताओ, बल्किंग ऑफ सैंड बताओ, बल्किंग ऑफ सैंड क्या होती है? ये तो पढ़ा होगा अच्छा खासा। बल्कि ऑफ साइड से पहले आपको एपरेंट कोहेजन समझने की जरूरत है, क्योंकि वो बल्कि ऑफ साइड पूरा फिनोमेना जो है वो एपरेंट कोहेजन पे ही डिपेंड करता है। हाँ जैसे अब आप मान लो, जैसे मेरे को ऊपर चढ़ना है, हाँ ऊपर जाना है कहीं, और मेरे पास दो कोई दीवार है, तो उन दो दीवार के सारे मेरे को ऊपर चढ़ना है, हाँ तो मैं ऊपर चढ़ने के लिए दीवार को पुश करूंगा नीचे की हाँ तरफ। तो अगर वो चीज मैं किसी एंगल पे करता हूँ और जो वॉल है वो सपोर्टेड नहीं है, फ्रीली मूवेबल है, तो वो पास आ जाएंगे, क्योंकि मैं उनको अपने पास खींच रहा हूँ ऊपर चढ़ने के लिए। हाँ तो ऐसा ही केस वाटर का होता है सॉइल में। वाटर क्या होता है, कैपिलरी इफेक्ट है, तो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, तो हम्म, वो सॉइल के पार्टिकल्स जो होते हैं उन पर फोर्स लगाता है अपनी तरफ ऊपर चढ़ने के लिए, तो जो सॉइल के पार्टिकल होते हैं वो पास पास आ जाते हैं, क्योंकि हम्म, सॉइल के पार्टिकल रिजिड तो है नहीं, वो मूव कर सकते हैं हम्म, किसी भी तरीके से, तो वो सॉइल के पार्टिकल पास आ जाते हैं।
तो बल्किंग ऑफ सैंड में क्या होता है, जब एकदम ड्राई सैंड होती है उसमें हम थोड़ा जैसे कुछ परसेंट वाटर कंटेंट अगर डालते हैं, मॉइस्चर देते हैं सॉइल को, तो उसी एपरेंट कोहेजन की वजह से सॉइल पार्टिकल पास आ जाते हैं। तो उस पास आने की वजह से वो हनीकॉम स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपना, जो हम्म। मधुमक्खी का छत्ता जो होता है उसमें जो बनता है हनीकॉम स्ट्रक्चर, उस टाइप से वो बना लेते हैं। तो इसकी वजह से वॉइड काफी क्रिएट हो जाते हैं, काफी बड़े बड़े वॉइड बन जाते हैं। हम्म। तो उस वजह से क्या होता है, जो एक्चुअल वॉल्यूम है जो सॉइल का, उससे काफी ज्यादा वॉल्यूम बढ़ जाता है। अगर हम्म। हम क्वांटिटी बात करें तो अगर जैसे हम 5 से 6% अगर मॉइस्चर मिलाते हैं उसमें, तो हमें लगभग मतलब ये मान के चलिए 20 से 40% वॉल्यूम राइज देखने को मिल जाता है बल्किंग साइड में। तो बल्किंग सैंड जनरली अगर एक लाइन में डिफाइन करें तो ड्राई सैंड को अगर पानी डालते हैं तो बल्किंग सैंड क्या होगा, उस अपरेंट कोहेजन की वजह से उसमें वॉइड्स बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा हमारा। तो जो वॉल्यूम बढ़ना होता है वो बल्किंग सैंड कहलाता है। सही है यार, काफी बढ़िया तरीके से समझाया है, स्पेशली वो आदमी वाला एग्जाम्पल। हमें क्लास में ऐसे ही समझाया गया था। नहीं नहीं, काफी अच्छा है, काफी अच्छा, इजी है, समझ याद रखने में इजी है, समझने में भी। हम्म। चलिए आप मैं जैसे हाउ इज compaction curve of a plastic soil different from a sandy soil? अच्छा तुमने, अच्छा ये सही है, क्योंकि ऐसा ना लाइन में क्वेश्चन आ गया, तुमने भी बल्किंग ऑफ सैंड समझा है, तो वो चीज इधर भी आ जाती है कॉम्पैक्शन कर्व की जब अपन बात करते हैं। तो जैसे कॉम्पैक्शन कर्व की प्लास्टिक प्लास्टिक सॉइल के बारे में बात करते हैं, क्ले ले लो, तो अपन को पता है कि इलेक्ट्रिकल डबल लेयर होती है क्ले में, ठीक है। जैसे क्ले पार्टिकल्स होते हैं तो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के कारण उनमें रिपल्शन होता है, रिपल्सिव फोर्स होता है, और वंडरफुल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो होते ही हैं ड्यू टू देयर साइज, ठीक है। तो अट्रैक्शन फोर्स भी होता है, रिपल्सिव फोर्स भी होता है। अब अच्छा, कॉम्पैक्शन कर्व की बात करें तो वो होती है ड्राई डेंसिटी वर्सेस मॉइस्चर कंटेंट, उसके बीच में, ठीक है। तो अब जैसे लो, अगर मॉइस्चर कंटेंट काफी लो है, क्ले की अपन बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल डबल लेयर सही से फॉर्म ही नहीं हो पा रही क्ले में, तो वो नेट अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, क्योंकि डबल लेयर तो फॉर्म हुई नहीं, वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वो नेट अट्रैक्टिव फोर्स है। तो उस वजह से क्या होता है, एक फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर बन जाता है। फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर है, सब चिपके चिपके ऐसे पार्टिकल्स, तो बीच में क्या वॉइड्स बहुत ज्यादा है, तो वॉइड्स बहुत ज्यादा है, तो उस वजह से जो ड्राई डेंसिटी है वो तुम्हारी काफी कम हो जाती है, मतलब बहुत कम डेंस होगा। अब जैसे जैसे अपन बढ़ाते जाएंगे मॉइस्चर कंटेंट को, तो क्या होता है उसमें, पानी बढ़ रहा है, अब जो तुम्हारी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर है वो फुल्ली डेवलप हो जाएगी, डेवलप होना स्टार्ट कर देगी। तो जैसे जैसे मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा, डेवलप होगी, नेट रिपल्सिव फोर्स आएगा, तो अब पार्टिकल्स फ्लोकुलेटेड नहीं है, अब वो डिस्पर्स्ड अरेंजमेंट में, डिस्पर्स अरेंजमेंट, हाँ इंडिविजुअली अलग अलग है, तो उसमें क्या होता है वो बेटर अलाइनमेंट ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो इस उसके कारण ड्राई डेंसिटी तुम्हारी बढ़ने लगती है, डेंस होने लगता है सॉइल। तो एक पर्टिकुलर मॉइस्चर कंटेंट जिसको अपन ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं, उस पे जाके वो ड्राई डेंसिटी मैक्स हो जाती है, बट उसके बाद इंक्रीज करोगे तुम फर्दर, तो तुम्हारी डेंसिटी और नहीं बढ़ेगी। क्यों? उसके बाद क्या होता है, जो पानी है, पानी के पार्टिकल्स हैं, वाटर पार्टिकल्स, दे बिगिन टू ऑक्यूपाई द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय क्ले पार्टिकल्स। और पानी के पार्टिकल्स की ऑब्वियसली पानी की डेंसिटी कम होती है सॉइल की डेंसिटी से, तो वो ओवरऑल डेंसिटी तुम्हारी ड्राई डेंसिटी नीचे आने लगती है। तो इसलिए कर्व अपन देखते हैं जब इस तरीके से होता है, एक ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे मैक्स होती है। तो ये प्लास्टिक सॉइल का हो गया। अब सैंडी सॉइल की जैसे अपन बात करते हैं इसमें, तो सैंडी सॉइल में होता क्या है कि जैसे तुमने बताया बल्किंग ऑफ सैंड वाला फिनोमेना, तो कैपिलरी टेंशन होता है। अब अराउंड 4 to 5% मॉइस्चर कंटेंट में मैक्सिमम होता है ये फिनोमेना, ठीक है। जिसमें क्या होता है, एक मेनिस्कस बना हुआ होता है, दो पार्टिकल्स हैं बीच में मेनिस्कस बना हुआ है, इससे कोहेजन है पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है, कैपिलरी टेंशन के कारण। तो वही है वो फ्लोकुलेटेड सा स्ट्रक्चर है, वॉइड्स हैं, बल्कीनेस आ जाती है, तो डेंसिटी इनिशियली यूं जाता है उसका कर्व, इसलिए पहले कम होती है थोड़ा मॉइस्चर कंटेंट तुम बढ़ाओगे तो। पर 4 to 5% मॉइस्चर कंटेंट जनरली, इसके बाद क्या रहता है, तुम और बढ़ाते जाओगे तो ये जो मेनिस्काई होती हैं बनी हुई, ये दीज मेनिस्काई आर ब्रोकन, और पानी इनको तोड़ देता है आके, तो वापस से वही चीज होती है जो क्ले में होती है, फिर वो बेटर अलाइनमेंट ऑक्यूपाई कर लेते हैं, डिस्पर्स्ड अरेंजमेंट में आ जाता है, और फिर तो आगे तो सेम ही चीज है फिर।
आई होप समझ आया अच्छे से सबको। काफी बढ़िया। अच्छा चलो नेक्स्ट नेक्स्ट पूछता हूँ मैं तुमसे, है ना। कितना कर रहे हैं यार अपन। बहुत लंबा ना हो जाए अपना सिंपल सा वीडियो। पूछना भाई, बहुत बहुत दिमाग खर्च कर लिया। बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा चलो मैं तुमसे पूछता हूँ। अच्छा ज्यादा नहीं पूछते हैं, ये बता दो तेरजागी के अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी इक्वेशन बता दो चलो। इसकी रहती है सी एन सी प्लस स्ट्रिप कोटिंग गामा के टी लिए एफ बताना। एन क्यू प्लस, हाँ मतलब वही मैं डिफाइन किया, जैसे अलग अलग होती है हाँ स्ट्रिप कोटिंग के लिए अलग अच्छा फॉर्मूला। अच्छा ठीक है तो ठीक है। स्ट्रिप मेनली जो मेन इक्वेशन जो होती है यही होती है स्ट्रिप कोटिंग के लिए, सी एन सी गामा हम्म, टी एफ एन क्यू प्लस 0.5 बी गामा एन गामा। जो उसमें हमारे एन सी एन क्यू एन गामा रहते हैं वो कोफिशिएंट रहते हैं तरजागी के, जो कि फ्रिक्शन एंगल पे जो होता है उस पर डिपेंड करता है, फंक्शन ऑफ फ्रिक्शन एंगल होते हैं। और इनकी वैल्यू फॉर्मूले याद नहीं मेरे को कैसे पेपर में दी होती है। करनी भी नहीं बस है। एक याद है कि प्योरली कोहेसिव के लिए, हाँ प्योरली कोहेसिव के लिए एनसी की वैल्यू 5.7 होती है और फ्रेंस्टल के लिए 5.14 होती है बस। और फिर हाँ बाकी हमारे लिए अलग अलग फॉर्मूले बन जाते हैं, स्क्वायर के लिए अलग फॉर्मूला आ जाता है, सर्कुलर के लिए अलग, रेक्टेंगुलर के लिए अलग, तो डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से बस। चलो सही है। तुम भी इजी पूछना यार थोड़ा चलो सा। सिंपल सा ही पूछ लेता हाँ सिंपल सा हूँ। पूछना। सिंपल सा फ्लो नेट का एप्लीकेशन बता दो क्या है बस। जो फ्लो नेट बनता है हमारा सीपेज के केस में, उसका एप्लीकेशन। हाँ मतलब वही ना। हाँ ठीक है फ्लो नेट का सीपेज के इसमें एप्लीकेशंस तो यार मतलब मेनली तो तीन ही पढ़ा है मैंने तो। एक तो अपलिफ्ट प्रेशर वगैरह के केस में होता है अपलिफ्ट प्रेशर में। फिर एक अपना एग्जिट ग्रेडियंट और पाइपिंग। और तीसरा होता है अपना हीविंग वाली चीज होती है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो। अपलिफ्ट प्रेशर जो होता है, अपलिफ्ट प्रेशर किस वजह से होता है, पोर वाटर प्रेशर जो अपवर्ड एक्ट करता है। मतलब जो रेजिडुअल हेड है हर एक पॉइंट पे, जैसे डैम है, सीपेज हो रहा है नीचे से, तो जो अपस्ट्रीम होता है ना, उस पे जो पॉइंट्स अपस्ट्रीम के जो पॉइंट्स है उन पे रेजिडुअल हेड ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू डाउनस्ट्रीम पॉइंट्स, को डिसिपेट होता रहता है जाते जाते। तो अपलिफ्ट प्रेशर को इसलिए प्रिवेंट करने के लिए अपन जो शीट पाइल लगाते हैं, शीट पाइल लगाते हैं वो अपस्ट्रीम साइड में लगाएंगे, ताकि वो हेड ज्यादा डिसिपेट हो जाए जल्दी, लेंथ बढ़ जाए फ्लो की। क्योंकि आई अपना इज इक्वल टू एच बाय एल होता है, लेंथ बढ़ा देंगे तो वो वाला ठीक है। अब अपन एग्जिट ग्रेडियंट की बात करते हैं, ये होता है डाउनस्ट्रीम साइड में। एग्जिट में एकदम डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, जो सीधी लाइन होती है वो इक्विपोटेंशियल लाइन होती है अपनी। तो मतलब जो फ्लो लाइन होगी वो उसके परपेंडिकुलर होगी। अब वो उसके परपेंडिकुलर होती है एकदम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, एग्जिट ग्रेडियंट पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो तुम्हारा होता है, जिसको एग्जिट ग्रेडियंट बोलते हैं अपन एग्जिट पे, वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो जैसे सैंड्स वगैरह केस में बात करते हैं तो इट माइट बिकम इक्वल टू 1, जो कि क्रिटिकल होता है उनके केस में, ठीक है। जो अपना फिर कि ये फिनोमिनन स्टार्ट हो जाता है पाइपिंग वगैरह वाला। तो इसमें क्या होता है, सैंड बॉइलिंग ये सेम ही है, सेम ही नाम है सबके, सेम ही चीज़ है। तो सैंड बॉइलिंग वाली चीज़ हो जाती है अगर एक्सिट ग्रेडियंट तुम्हारा इतना हाई हो गया, क्रिटिकल को क्रॉस कर गया वो। और ये जो इफेक्ट होता है ये फर्दर बैकवर्ड्स ट्रैवल करता है, पाइप बन जाता है एक तरीके से, तो इसको अपन पाइपिंग बोलते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी वगैरह देते हैं जनरली तो शायद तक 6 के आसपास रखने का बोलते हैं, ऐसा कुछ होता है मतलब डिजाइन कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। और हीविंग वाली जो अपनी चीज़ है, तो हीविंग का भी यही है कि जो अपलिफ्ट प्रेशर जो होता है, जो लग सॉरी सीपेज प्रेशर जो लग रहा है सॉरी, तो अपस्ट्रीम साइड में तो सीपेज प्रेशर नीचे की साइड लग रहा है क्योंकि पानी यूं जा रहा है, नीचे की साइड लग रहा है, तो ये तो बायंट वेट को सपोर्ट ही कर रहा है। डाउनस्ट्रीम साइड में ये ऊपर लग रहा है, तो अब बायंट वेट नीचे, ये ऊपर, तो ये मुश्किल हो जाती है काफी। तो इसके लिए अपन एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ सेफ्टी देते हैं, यहाँ तो कभी कभी फिल्टर वगैरह भी लग जाते हैं, लगा देते हैं अपन, ड्रेनेज फिल्टर वगैरह लगा देंगे वो सब, ताकि डिसिपेट हो जाए, या फिर वेट बढ़ा देंगे, सरचार्ज वगैरह लगा देते हैं। तो ये है मोटा मोटा बेसिकली। Life and freedom.